हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और बेहतर तरीके से पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम का दूसरा भाग। यानी कि पहले भाग में हमने कर रखा था कि आखिर डाइजेस्टिव सिस्टम है क्या। डाइजेस्टिव सिस्टम को हमने दो भागों में बांटा था, एक आहार नाल और दूसरा हमने बांटा था ग्रंथियों में, यानी एलिमेंट्री कैनाल और ग्लैंड्स के बारे में। तो हमने एलिमेंट्री कैनाल का 3 पॉइंट क्लियर कर रखे थे। नंबर 1 था हमारा माउथ, दूसरा ओइसोफेगस और तीसरा था हमारा स्टमक। आज उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं कि आखिर एलिमेंट्री कैनाल क्या है, कि कैसे एक व्यक्ति भोजन खाता है और उसका पाचन किन किन प्रक्रियाओं में होता है, यानी किन किन स्टेपों में होता है। कौन कौन से अंग हैं जो सहायक होते हैं, कौन कौन से एंजाइम्स हैं, कौन कौन सी प्रोटीन्स का कहाँ पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट का कहाँ पाचन होता है, पानी का कहाँ पाचन होता है, मेडिसिन का कहाँ पाचन होता है, इन सब के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हेडिंग लगा लीजिए। आज का जो हमारा भाग होगा नंबर 3 पॉइंट होगा, यानी कि 4th पॉइंट होगा स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद होगा लार्ज इंटेस्टाइन, लिवर और पैंक्रियास, यानी छोटी आंत को हम पहले पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चौथा पॉइंट है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि कह सकते हैं हम इसे छोटी आंत। छोटी आंत क्या है ये। तो यानी तीसरा पॉइंट जो आता है हमारा, यानी कि चौथा पॉइंट और खाना पाचन के लिए तीसरा पॉइंट, यानी कि आखिर खाना स्टमक के बाद कहाँ जाता है। तो खाना जो होता है हमारा फूड, स्टमक में क्या होता है, एसिड उत्पन्न होता है और एसिड क्या काम करता है, इस भोजन को अम्लीय रूप प्रदान करता है। और अम्लीय रूप प्रदान करने के बाद क्या होता है, कुछ एंजाइम्स जो होते हैं स्टमक के अंदर जो क्या करते हैं, उसको पाचन करने में मदद करते हैं और पाचन करने के साथ साथ उस भोजन को तोड़ने का काम करते हैं। जब भोजन पच जाता है उसके बाद ऐसा तो नहीं है कि सारा का सारा भाग जो है भोजन का केवल स्टमक में पचता हो, कुछ और भी है जहाँ एब्जॉर्प्शन होता है, अवशोषण होता है। हालांकि विटामिन का कभी विटामिन का अवशोषण होता है, पाचन नहीं होता है। क्लियर है। तो इन सब के बारे में कैसे कैसे बढ़ता है आगे। तो भोजन अब तीसरे पॉइंट पे कहा गया, छोटी आंत में। छोटी आंत क्या होती है, वैसे तो आकार में सबसे लंबी होती है आहार नाल में, यानी क्या होता है, लार्जेस्ट पार्ट इन द एलिमेंट्री कैनाल। तो लार्जेस्ट पार्ट इन एलिमेंट्री कैनाल, कहने का अर्थ क्या है कि आहार नाल में सबसे बड़ा अंग क्या है, तो क्या होगा, छोटी आंत होगी आहार नाल में। अब बात करते हैं शरीर का सबसे बड़ा। तो शरीर में सबसे बड़े बाहर तत्व की हम बात करते हैं, बाहर अंग की, तो क्या हमारी स्किन है। तो स्किन जो होता है लार्जेस्ट पार्ट होता है ऑफ बॉडी। तो यानी कि शरीर का सबसे बड़ा पार्ट जो होगा वो कौन होगी, हमारी स्किन होगी। तो जब हमने बात की कि छोटी आंत क्या है, लार्जेस्ट पार्ट इन एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल में सबसे बड़ा भाग है। तो इसकी लंबाई कितनी होती है, इसकी जो लंबाई होती है 6 से 7 मीटर की होती है। 6 से 7 मीटर की होती है। जैसा आपने थंबनेल पे देखा होगा, एक जगह दिख रही होगी या छोटा गुच्छा सा होगा, यानी कि आप इस तरह से अगर देखेंगे तो ये जो कवरिंग होती है इस प्रकार के बाद ये जो बड़ी है यहाँ पे जो ये क्या होती है, छोटी आंत होती है यहाँ पे। तो छोटी आंत जो होती है इसकी लंबाई 6 से 7 मीटर होती है और इसकी किसका माध्यम होता है, क्षारीय माध्यम। क्षारीय माध्यम यानी कि बेसिक नेचर होता है इसका, बेसिक मीडियम। अब बेसिक मीडियम है तो इसका पीएच मान कितना होगा, 7 से ऊपर ही होगा। जब पीएच मान 7 से ऊपर है तो इसका पीएच मान कितना होता है, इसका जो पीएच मान होता है 8 से लेकर के 8.3 तक होता है। 8 से लेकर के 8.3 तक, यानी पीएच मान जिसका भी 7 से ऊपर होगा वो क्या होगा, बेसिक नेचर का होगा, यानी क्षारीय। और जो 7 से नीचे होगा वो कैसा होगा, अम्लीय यानी एसिडिक रूप में होगा। जो 7 पे वो कहते हैं न्यूट्रल होता है, जैसा हमारा वाटर है। क्लियर है। तो पीएच कैसा होता है, 8 से 8.3 तक। बढ़ते हैं आगे। तो जो छोटी आंत है ये 3 भागों में और डिवाइड हो जाती है। छोटी आंत 3 भागों में और डिवाइड हो जाती है। वो कौन कौन से, नंबर 1 है हमारा ग्रहणी, जिसे हम कहते हैं ड्यूडेनम।
दूसरा हो जाता है मध्यांत्र, तीसरा हो जाता है शेषांत्र, इसको कहते हैं जेजुनम, इसको हम कहते हैं एलम। यानी 3 पार्ट हो जाते हैं किसके, स्मॉल इंटेस्टाइन के, छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। तो छोटी आंत क्या करती है कि बहुत सारे एंजाइम्स को रिलीज करती है, जिससे क्या होता है हमारे भोजन का पाचन होता है। तो जो आंत रिलीज करती है उसे हम कहते हैं, यानी कि जो छोटी आंत है यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन कुछ ग्लैंड्स को रिलीज करती है, जिसे हम कहते हैं इंटेस्टाइन ग्लैंड्स, इंटेस्टाइन ग्लैंड्स यानी आंती ग्रंथियां। आंती ग्रंथियां क्या करती हैं, बहुत सारे एंजाइम्स रिलीज करती हैं, जिससे भोजन में पाचन में मददगार होते हैं। जैसे कौन कौन से एंजाइम्स हैं, मैं बात करता हूँ ट्रिप्सिन की। तो ट्रिप्सिन क्या काम करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। किसका पाचन करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। ऐसे बहुत सारे एंजाइम्स हैं जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट का पाचन करते हैं। हम एक एक बारी बारी से पढ़ लेते हैं आखिर कौन कौन से वो एंजाइम्स हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट के। तो हेडिंग लगा लीजिए, एंजाइम्स फॉर कार्बोहाइड्रेट। तो एंजाइम्स फॉर कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट बात करता हूं, नंबर 1 होता है हमारा सुक्रोज, यानी सुक्रोज नाम की जो शर्करा होती है उसकी तोड़ने का काम करता है, सुक्रेज भी हम बोलते हैं। दूसरा होता है हमारा माल्टेज, जो माल्टोज नाम की शर्करा होती है उसको तोड़ने का काम करता है, ठीक है। तीसरा हो जाता है हमारा लैक्टेज। तो लैक्टोज जो दूध में होती है शर्करा, उसको तोड़ने का काम करता है सैकराइड्स। आपने केमिस्ट्री में पढ़े होंगे सैकराइड्स और ग्लूकोज के बारे में आपको पता होगा, 12th क्लास में हम सब ये पढ़ते हैं। तो सुक्रेज नाम की जो शर्करा होती है वो सुक्रोज नाम के शर्करे को तोड़ने का काम करती है। तो सुक्रेज नाम का एंजाइम होता है, एक होता है माल्टेज जो माल्टोज को तोड़ता है, जो बीजों में उत्पन्न होता है। बात करते हैं लैक्टोज। लैक्टोज क्या, लैक्टेज नाम की जो एंजाइम्स होते हैं वो क्या करते हैं, दूध में जो होता है ग्लूकोज, वो किसका नाम से होता है, लैक्टोज के नाम से। ग्लूकोज ही यानी कार्बोहाइड्रेट का एक रूप है, यानी सैकराइड्स। तो यानी कि लैक्टोज कहाँ होता है, दूध में उत्पन्न होता है। तो उसे तोड़ने का जो काम करता है, यानी पाचन का जो काम करता है, उसे कौन करता है, लैक्टेज नाम का एंजाइम्स करता है। क्लियर है, उम्मीद है आपको ये पॉइंट क्लियर हो चुका होगा। बढ़ते हैं प्रोटीन के में। तो प्रोटीन की जब हम बात करते हैं तो प्रोटीन के कौन कौन से एंजाइम्स हैं, प्रोटीन के कौन कौन से एंजाइम्स हैं, जैसे आपने पढ़ा है ट्रिप्सिन, प्रोटीन को तोड़ने का काम करता है। क्लियर है, पेप्सिन था आपने पढ़ा था, जो क्या होता है स्टमक में होता है। रेनिन होता है जो क्या होता है, वो भी स्टमक में होता है। तो ऐसे जितने भी ट्रिप्सिन हो गया, पेप्सिन हो गया, ये सारे क्या होते हैं, प्रोटीन को तोड़ने का काम करते हैं। बात करें फैट की, तो फैट क्या होता है, लाइपेज होता है और एमाइलेज होता है। ये क्या काम करते हैं, फैट को पाचन करने का काम करते हैं। तो जो रेस्ट ऑफ पार्ट जो बचता है वो सारा का सारा पाचन कहाँ पे होता है, छोटी आंत में होता है। और उसके बावजूद भी अगर कुछ पार्ट बच जाता है तो उसका पाचन जो होता है कहाँ होता है, हमारी बड़ी आंत में होता है। क्लियर है, उम्मीद है आज का ये पार्ट जो आपको क्लियर हो चुका होगा कि छोटी आंत का काम क्या होता है। तो मैं शुरू से एक बार रिवाइज कराता हूँ। तो छोटी आंत जो होती है, स्टमक के बाद जो पार्ट बचता है पाचन के लिए, उसका आगे का भाग होता है, यानी स्टमक के बाद जो फूड बचेगा हमारा पाचन के लिए, वो कहाँ जाएगा, छोटी आंत में जाएगा। तो छोटी आंत का जो माध्यम होता है कैसा होता है, क्षारीय होता है। उसका पीएच मान कितना होता है, 8 से लेकर के 8.3 तक होता है। छोटी आंत को हम 3 भागों में बांटते हैं। नंबर 1 होता है ग्रहणी, जिसे हम ग्रहणी भी बोलते हैं। मध्यांत्र से शांत, ड्यूडेनम, जेजुनम और एलम। क्लियर बात है। उसमें प्रोटीन बहुत, छोटी आंत क्या करती है, हमारे बहुत सारे एंजाइम्स को रिलीज करती है, जिसे हम कहते हैं इंटेस्टाइल ग्लैंड्स, यानी ग्रंथियां जो होती हैं किसी एंजाइम्स को रिलीज करती हैं। तो इंटेस्टाइन ग्लैंड्स भी हम बोलते हैं, यानी आंती ग्रंथियां होती हैं जो एंजाइम्स को रिलीज करती हैं। जो एंजाइम्स को रिलीज करती हैं वो कौन कौन से होते हैं, प्रोटीन का पाचन करते हैं, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करते हैं, फैट का पाचन करते हैं। तो ये हमारा पॉइंट था हमारा कार्बोहाइड्रेट को। कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन कौन सा, सुक्रेज, माल्टेज और लैक्टोज नाम के एंजाइम्स होते हैं। वही बात करें प्रोटीन का तो ट्रिप्सिन हो गया, पेप्सिन हो गया। वही बात करें हम फैट की तो लाइपेज होगा, एमाइलेज हो गया। ये सारे के सारे क्या करते हैं, एंजाइम्स हैं जो भोजन के पाचन में सहायक हैं।
नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा आता है वो है हमारा बड़ी आंत यानी इस लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन क्या होती है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट है हमारा चौथा पॉइंट, नहीं पांचवा होगा, लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि बड़ी आंत। बड़ी आंत का क्या मतलब होता है? तो बड़ी आंत जो है, अब भोजन छोटी आंत से बचने के बाद यानी शेष भाग यानी 90% जो भाग है हमारी छोटी आंत तक सिमट जाता है। उसके बाद जो 10% भाग जो बचा उसका जो पाचन हुआ, उस 10% में से भी 90% का जो पाचन बचना है, पाचन के लिए काम बचा है, वो कौन काम करेगा? हमारी बड़ी आंत करेगी। तो हम कह सकते हैं रेस्ट ऑफ 10% का पाचन कहाँ होगा? बड़ी आंत में होगा। तो बड़ी आंत में जो 10% जो बचता है उसका भी 90% का पाचन कहाँ होता है? बड़ी आंत में होता है। बात करूं मैं वाटर की, बात करूं मैं मेडिसिन की, इनका जो पाचन हुआ वो कहाँ हुआ? हमारी बड़ी आंत में होगा। तो बड़ी आंत के अंतर्गत पानी का और दवाओं का पाचन होता है। क्लियर है? यही सारा पॉइंट था हमारा। इसकी जो लंबाई होती है 1 से लेकर के 1.5 मीटर की होती है। 1 से लेकर के 1.5 मीटर की लंबाई होती है। क्लियर है? बढ़ते हम अगले पॉइंट पे। तो अगला जो पॉइंट है हमारा वो होगा हमारा लिवर यानी कि यकृत के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो अगला जो भाग है हमारा यकृत। तो क्या है यकृत? तो यकृत का जो काम है भोजन के पाचन में काफी मददगार है। तो लिवर यानी कि यकृत। अब यकृत कैसा होता है? यकृत का जो काम है जो भोजन के पाचन में होता है, बाइल जूस का निकालने का काम होता है। तो ये मुख्य जो काम है इसका वो बाइल जूस ही है। तो बाइल जूस को हम क्या बोलते हैं? पित्ताशय बोलते हैं यानी पित्त रस बोलते हैं, यानी कि बाइल जूस। इसे हम क्या बोलते हैं? पित्त रस। ठीक है? अच्छा, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो इस प्रकार का होता है, यानी इस प्रकार से। ठीक है? इस प्रकार से जो लिवर का स्ट्रक्चर होता है और यहाँ पे कुछ इस प्रकार से। ठीक, लिवर पे जब सूजन आ जाती है यानी इन्फ्लेमेशन, लिवर पे जब सूजन आ जाती है तो पीलिया नामक बीमारी हो जाती है यानी कि जॉन्डिस जिसे हम कहते हैं। तो सूजन के कारण क्या होता है? लिवर पे जब सूजन आएगी तो क्या होगी? जॉन्डिस नाम की बीमारी हो जाएगी, यानी कि पीलिया हो जाएगा आपको, जिसमें स्किन कुछ पीले कलर की हो जाती है, नाखून भी जो है पीले कलर के हो जाते हैं, आंखें जो हैं वो भी कुछ पीले कलर की हो जाती हैं। तो इन सब का जो काम है, यानी जो पीलापन जो आता है वो किसके कारण आता है? पीलिया के कारण। पीलिया क्यों होता है? कि लिवर पे जो क्या हो जाती है? हमारी सूजन हो जाती है। ठीक है? इसके नीचे ही एक छोटा सा भाग होता है जिसे हम बोलते हैं पित्ताशय यानी कि गैल ब्लैडर। ठीक है? पित्ताशय, इसमें क्या होता है? तो बाइल जूस का जो सीक्रेशन होता है पित्त रस का, वो कहाँ पे होता है? लिवर में ही होता है। पित्त रस का जो सीक्रेशन होता है वो कहाँ पे होता है? लिवर में ही होता है, यानी यकृत में ही होता है। लेकिन जो उसका स्टोरेज जो है वो स्टोरेज जो कहाँ होगा? स्टोरेज जो होता है वो गैल ब्लैडर में होता है, यानी कि बाइल जूस का स्टोरेज कहाँ पे होगा? गैल ब्लैडर के अंतर्गत ही होगा। और श्रावण में निकलता कहाँ से है? तो लिवर से ही निकलता है। क्लियर है? इसका काम क्या होता है? इसका जो काम है फैट को तोड़ने का काम होता है। फैट जो है नहीं बसा है उसको तोड़ने का काम होता है, जिसे हम कहते हैं उस प्रक्रिया को इमल्सीकरण कहते हैं, इमल्सिफिकेशन कहते हैं। क्वेश्चन ऐसे पूछता है तो विच पार्ट ऑफ द बॉडी कैन टेक पार्ट इन इमल्सिफिकेशन? तो वो क्या होता है? बाइल जूस होता है। तो बाइल जूस का काम करता है इमल्सिफिकेशन यानी एमल्सीकरण। एमल्सीकरण की जो प्रक्रिया होती है वो कहाँ पे होती है? लिवर में। लिवर में क्या निकलता है? पित्त रस निकलता है। स्टोरेज कहाँ पे होता है? गैल ब्लैडर में होता है और फैट को तोड़ने का भी ये काम करता है। क्लियर है? इस पूरी प्रक्रिया को हम कहते हैं इमल्सिफिकेशन कहते हैं। उम्मीद आपको ये पॉइंट क्लियर हो चुका होगा। पढ़ते हैं आगे। तो लिवर जो होता है, लिवर के अंतर्गत तो
लिवर जो है दो भागों में खुलता है, एक तो बायां और एक दायां, दोनों तरफ खुलता है। तो राइट हैंड साइड जो होता है यानी दाई तरफ क्या होता है, दाई तरफ जो होती है पित्ताशय होता है, यानी गिले ब्लैडर कहाँ होता है, दाई तरफ होता है। क्लियर है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। तो अगला जो पॉइंट है हमारा वो होगा पेनक्रियास। क्या होगा हमारा, पेनक्रियास। पेनक्रियास क्लियर है। तो पेनक्रियास का क्या काम है, यानी अग्नाशय जिसे हम बोलते हैं। अग्नाशय का क्या काम है, तो अग्नाशय क्या होता है, अग्नाशय क्या काम करता है कि इसमें जो होता है पाचन के करने के लिए भी, और कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो पाचन में सहायक होते हैं। तो एंजाइम्स जो होता है वेस्ट मटेरियल के लिए भी हेल्प करता है निकालने के लिए, क्योंकि वेस्ट मटेरियल जो होता है हमारी बॉडी से बिना पेनक्रियास के थ्रू नहीं निकल सकता। तो बहुत से ऐसे हार्मोन है और एंजाइम्स हैं जिसका स्रावन करता है, जिसमें से मुख्य रूप से होता है आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, यानी लैंगरहैंस की दीपिकाएं। क्लियर है। तो आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, लैंगरहैंस की दीपिका। लैंगरहैंस की जो दीपिका है बहुत सारे हार्मोन रिलीज करते हैं, जिससे क्या होता है कि भोजन का पाचन जो होता है अच्छे तरीके से हो जाता है। जिनका निर्माण किससे होता है, तो लैंगरहैंस की दीपिकाओं का जो निर्माण होता है तीन तरह की कोशिकाओं से होता है। वो तीन अल्फा, बीटा और गामा। तो अल्फा, बीटा, गामा कोशिकाएं जो बोलते हैं, इन तीनों से मिलकर के निर्माण होता है लैंगरहैंस की दीपिकाओं का। तो अल्फा कोशिका जो होती है वो क्या काम करती है कि ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाने का काम करती है, ग्लूकोज के लेवल को। तो ग्लूकोज को लेवल को जब बढ़ाने का काम करेगी तो एक ग्लाइकोन नाम का क्या होता है, हार्मोन होता है। ग्लाइकोन नाम का जो हार्मोन होता है ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है। तो उसका जो सीक्रेशन होता है वो कौन करता है, अल्फा नामक कोशिकाएं करती हैं। बात करते हैं अगली की, यानी बीटा कोशिका। तो जो बीटा कोशिका है वो क्या काम करती है, बीटा कोशिका जो काम करती है कि अगर ग्लूकोज ज्यादा बढ़ गया तो उसको कंट्रोल करने का काम कौन करेगा, तो ग्लूकोज बढ़े हुए को कंट्रोल करने का जो काम है वो कौन करता है, बीटा कोशिका करती है। और बीटा कोशिका एक इंसुलिन नाम का हार्मोन होता है जिसे रिलीज करती है, इंसुलिन नाम का हार्मोन होता है जो रिलीज करती है, जिसका काम होता है कि अगर ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया है तो उस ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल किया जा सके। जबकि ग्लाइकोन क्या करता था, ग्लूकोज का लेवल बढ़ाता था। अब ग्लूकोज का लेवल बढ़ता था तो उससे ज्यादा होगा तो उसे कंट्रोल कौन करेगा, इंसुलिन करेगा। क्लियर है। अब बात करते हैं थोड़ा सा और आगे। जब क्या होता है इंसुलिन का सीक्रेशन कम हो जाता है, इंसुलिन का सीक्रेशन कम हो जाता है तो क्या होता है, ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। और ग्लूकोज का लेवल जब बढ़ जाएगा तो क्या होगा, व्यक्ति को बीमारी हो जाती है, यानी डायबिटीज नाम की, जिसे हम कहते हैं मधुमेह। क्या कहते हैं, मधुमेह। मधुमेह यानी कि डायबिटीज। तो डायबिटीज नामक बीमारी क्यों होती है, आपको पता चल चुका होगा। ये बीमारी इस कारण होती है क्योंकि ग्लूकोज का जो लेवल है ज्यादा बढ़ जाता है और इंसुलिन का जो सीक्रेशन है वो काफी कम होता है। तो उम्मीद है आज का जो पॉइंट है जिसमें हमने क्लियर करने की कोशिश की है कि आखिर छोटी आंत क्या है, बड़ी आंत क्या है, लिवर क्या है, पेनक्रियास क्या है, इन सब के थ्रू आपने समझा होगा कि डाइजेस्टिव सिस्टम किस प्रकार से काम करता है। अच्छा, डाइजेस्टिव सिस्टम जो काम करता है, नशे के बाद जो भोजन बचता है उसको क्या करता है कि एनस के थ्रू यानी गुदा के थ्रू निकालने का काम कर देता है। उम्मीद है आपका ये पॉइंट आज का क्लियर हुआ होगा। आज की वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।